जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स का सीरीज का 26वां लेक्चर है और आज का टॉपिक है आर्थिक चक्र, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल होता क्या है। अर्थव्यवस्था के समान स्वरूप को समझने के लिए हमें आर्थिक चक्र को समझना जरूरी है। अक्सर अखबारों में शब्द दिखाई देते होंगे, रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, बूम क्या है। इन सारे शब्दों को अगर समझ लेते हैं तो हमें आसानी से इकोनॉमिक्स समझ में आने लगेगी। तो अर्थव्यवस्था के समान स्वरूप या वर्तमान स्वरूप को समझने में आर्थिक चक्र हमारी मदद करेगी। तो आइए समझते हैं कि आर्थिक चक्र होता क्या है। आर्थिक चक्र में एक शब्द है आर्थिक, जिसका संबंध होता है अर्थव्यवस्था से, और एक शब्द है चक्र। इसको समझते हैं जैसे कि एक सीधी रेखा होती है और यहाँ शुरू होती है और कहाँ जाएगी इसका कोई फिक्स नहीं है और रिपीटेशन इसमें अलाउ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी एक बंद आकृति होगी, इसमें देख रहे हैं जहाँ से आप लोग पहुँच रहे हैं वहीं पर पहुंच जा रहे हैं, जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहीं पर पहुंच जा रहा है। देखिए यहाँ भी, यहाँ से अगर शुरू होते हैं तो वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि एक चक्र का रूप धारण कर ले रहा है, यानी कि गोल घेरे में चल रहा है। तो जो भी अर्थव्यवस्थाएं होती है वो वृत्ताकार पथ पे चलती है, गोल घेरे में चलती है, यानी कि अगर यहाँ से शुरू होती है तो फिर वापस यहीं पर लौट आती है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी स्थिति एक जैसी नहीं होती है। अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, कभी उछाल आएगा, कभी सुस्ती आएगा, ये सारे के सारा चलता रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था होगी वो वृत्ताकार पथ पर चलती हुई नजर आएंगी, यानी कि कभी मंदी आएगा, कभी उछाल आएगा, कभी सुस्ती आएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था जो होगी अच्छे एवं बुरे दौर से गुजरते रहेगी। तो एक तरह से हम मान के चलते हैं कि जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि चीन की साम्यवादी अर्थव्यवस्था, भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था और यूएसए की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्थाओं या आर्थिक गतिविधियों, जिसके अंतर्गत क्या होता है, आर्थिक गतिविधियों में आपको उत्पादन होगा, मांग होगा, खरीद होगा, ठीक है, ये सारी चीजें चलती रहेगी। अर्थव्यवस्थाओं या आर्थिक गतिविधियों के अच्छे बुरे एवं सामान्य दौर के चक्र को आर्थिक चक्र कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जो भी अच्छे बुरे या सामान्य दौर होते हैं उसे हम लोग आर्थिक चक्र कहते हैं, और इस आर्थिक चक्र को हम लोग व्यापार चक्र भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रेड साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। तो अब पहले समझते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे निर्धारित करेंगे कि ये अच्छे दौर से गुजर रही है या बुरे दौर से गुजर रही है। तो इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो कोई भी अच्छा अर्थव्यवस्था होगी अच्छे दौर से कब गुजरेगी, तो कोई भी अर्थव्यवस्था अच्छे दौर से कब गुजरेगी इसको समझते हैं पहले कि अच्छा दौर होता क्या है, ठीक है। अच्छा दौर के लिए क्या होगा कि आपके पास रोजगार होगा, क्या होगा, हाई एम्प्लॉयमेंट होगा, आपके पास रोजगार होगा। रोजगार होगा तो आपके पास क्या होगा, आय होगा, हाई इनकम होगा, ठीक है, हाई इनकम होगा। अब आय होगा तो चीज़ें खरीदने तो प्रयास करेंगे, तो इसमें क्या होगा, मांग जनरेट होगा, डिमांड क्रिएट होगा। जितना ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये अच्छा दौर माना जाएगा और फिर इकोनॉमिक्स अपने ग्रोथ पर चलती चली जाएगी। तो देख रहे हैं हाई एम्प्लॉयमेंट होगा, हाई इनकम होगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगा, ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगा तो हाई प्रोडक्शन होगा। तो देख रहे हैं ये अच्छा दौर माना जाता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब इसको हम लोग बुरा दौर देखते हैं कि बुरा दौर क्या होता है इकोनॉमिक्स का, कोई भी बैड फेज क्या होता है इकोनॉमिक्स का। तो एक इसमें क्या होगा कि आपके पास बेरोजगारी होगी, क्या होगी, आपके पास बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लो इनकम होगा, पैसे कम होंगे। अगर पैसे कम होगा तो आप डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, और चीज़ें डिमांड क्रिएट नहीं होगी मार्केट में तो चीज़ों का उत्पादन कंपनी नहीं करेगा, प्रोडक्शन भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये दौर है, इसे हम लोग बुरा दौर कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड कहेंगे, बुरा दौर कहेंगे। और इससे पहले वाले का जो पीरियड होगा ग्रोथ पीरियड होगा, इसे अच्छा दौर मानेंगे। तो देख रहे हैं ये अच्छा दौर और बुरे दौर क्या होता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अच्छा दौर और बुरा दौर का मापदंड कौन सा होगा, कैसे डिसाइड होगा कि किस आधार पर अच्छा दौर है या किस आधार पर बुरा दौर है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत अच्छा और बुरा दौर के लिए मापदंड जो होता है वो जीडीपी होता है। क्या होता है, जीडीपी होता है। किस आंकड़े का प्रयोग किया जाता है, जीडीपी का। अगर जीडीपी जो होता है, जीडीपी जो होता है वर्तमान से ऊपर जा रहा है, अगर वर्तमान में अगर 7 है तो उसका अगर 8% जाने लग रहा है तो हम लोग इसे अच्छा दौर मानेंगे। अगर मान लिया कि वर्तमान में 7% है और वो 6% के पास चला गया तो मान के चलेंगे कि बुरा दौर चल रहा है। तो देख रहे हैं, तो ये जीडीपी आंकड़ा जो है ये डिसाइड करता है कि अभी अच्छा दौर चल रहा है या बुरा दौर चल रहा है। तो इकोनॉमी जो है सर्किल में घूम रही है, एक जो इकोनॉमी है सर्किल में चल रही है।
तो इसमें क्या होगा, अच्छा दौर आएगा, कभी सुस्ती आएगा, ठीक है, कभी सुस्ती के बाद अगर मंदी आ सकता है, मंदी के बाद बहुत ज़्यादा मंदी आ सकता है जिसे डिप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें सुधरेगी तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, उसके बाद वो उछाल बूम पीरियड आ जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो कोई भी दौर स्थिर नहीं होता है अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना, और ये चक्र के रूप में चलते रहता है, ठीक है। इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे आगे चलकर। तो बारी बारी से समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे कौन कौन सी परिस्थितियां आती है। तो इसको एक एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति है, अर्थव्यवस्था को बीमार व्यक्ति से तुलना करते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है और बीमार है, अर्थव्यवस्था को किसी व्यक्ति से तुलना करके देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका समझते हैं, आर्थिक चक्र को समझने के लिए अर्थव्यवस्था को हम लोग बीमार व्यक्ति या किसी व्यक्ति से तुलना करके देखते हैं। कोई व्यक्ति है, अपना काम कर रहा है, ठीक है। इस आर्थिक चक्र को समझने के लिए किसी व्यक्ति से तुलना करते हैं। कोई व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन उसमें क्या आ गया, उसमें विकार हो गया और वो व्यक्ति क्या हो गया, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद वो उसकी स्थिति सुस्त होने लगी। इसी को अर्थव्यवस्था पे अप्लाई करते हैं कि अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई है, यानी कि धीमी पड़ गई है। यानी कि क्या हो गया, अर्थव्यवस्था अपने रफ्तार से चल रही थी, अब थोड़ी धीमी पड़ गई है, परंतु विकास की दर स्टिल क्या बना हुआ, सकारात्मक बना हुआ है। मान लिया कि पहले अर्थव्यवस्था 7% की वृद्धि दर से ग्रोथ कर रही थी, अब 6%, 4% के वृद्धि दर से ग्रोथ करे। स्टिल यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है लेकिन उसका दर कम हो गया है। यानी कि क्या हो गया है कि बहुत तेज गति से बढ़ती हुई आर्थिक दर का धीमा पड़ना, किंतु अभी भी विकास दर सकारात्मक बना हुआ है। यानी कि विकास दर बना ही हुआ है, सकारात्मक बना हुआ है। तो ये से हम लोग कहते हैं स्लो डाउन। इसके पीछे कारण क्या होता है, ओवर हीटेड इकोनॉमी, शेयर बाजार होता है, ठीक है। इसके पीछे ओवर हीटेड इकोनॉमी, शेयर मार्केट को लेकर चलते हैं, को लगातार बनाए रखना संभव नहीं होता है। मान लेते हैं कि कोई मकान है और उसकी कीमत है 10 लाख रुपए, ठीक है, और धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ती जा रही है और इसकी कीमत हो रही है 25 लाख रुपए। लेकिन एक समय के बाद लोगों को लगने लगता है कि 25 लाख के आगे इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, तो उसकी कीमत घटने लगती है। तो यानी क्या हो रहा है, उपभोक्ता और निवेशक या उत्पादक को लगने लगता है कि अर्थव्यवस्था अपने चरम पर पहुंच चुकी है, यानी कि 25 लाख तक पहुंच चुकी है। और पहुंचने के बाद अब उसमें क्या होता है कि डिमांड क्रिएट अब नहीं होगा, तो धीरे धीरे अब स्लो डाउन होने लगा। यानी कि 25 लाख से 22 लाख 20 लाख होने लगता है मकान का मूल्य। तो ये हो गया स्लो डाउन, ठीक है। स्लो डाउन को हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि स्लो डाउन में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से चल रही होती है। अब स्लो डाउन में क्या होता है, स्लो डाउन को समझते हैं, सुस्ती या धीमा, जिसे हम लोग स्लो डाउन कहते हैं। अर्थव्यवस्था अपने रफ्तार से चल रही थी, अब थोड़ी धीमी पड़ गई है, परंतु विकास की दर सकारात्मक बनी हुई है। यानी कि अब अर्थव्यवस्था 7% से बढ़ रही थी, अब वो वृद्धि दर 6%, 4% हो गया है, ठीक है। स्टिल अभी डाउन नहीं हुआ है लेकिन वृद्धि दर कम हो चुका है। बहुत तेज गति से बढ़ती हुई आर्थिक दर का धीमा पड़ना, किंतु अभी विकास दर कैसा हुआ, सकारात्मक बने रहना, ये स्लो डाउन होता है। इसके पीछे कारण होता है ओवर हीटेड इकोनॉमी, शेयर को लगातार बनाए रखना, शेयर मार्केट को लगातार बनाए रखना संभव नहीं होता है। या उपभोक्ता या निवेशक या उत्पादक को लगने लगता है कि अर्थव्यवस्था अपने चरम पर पहुंचने लगती है, तो इकोनॉमी में स्लो डाउन होने लगता है। जैसे कि कोई मकान है 10 लाख रुपए का है और वो बढ़ते बढ़ते 25 लाख का हो गया, और उपभोक्ता और निवेशक को लगने लगा कि अब ये क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है, अब इसका मूल्य 25 लाख से ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो मांग कम हो जाएगा। मांग कम होगा तो वो 22 लाख 20 लाख पर आ जाएगा। यानी कि स्लो डाउन होने लगता है इकोनॉमी में। तो इससे क्या हो गया यहाँ पर कि मांग में कमी होने लगा, जिससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट, निवेशक में निवेश कम होने लगा। निवेश कम होने लगेगा तो रोजगार में कमी आएगा, रोजगार में कमी आएगा तो आय कम होगा, आय कम होगा तो डिमांड क्रिएट कम होगा और इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन होता चला जाएगा। ये स्लो डाउन का डिफिनेशन हो गया। तो इसमें स्लो डाउन में बहुत सारे कारण भी होते हैं, जिसमें स्थानीय कारण भी होते हैं। जैसे कोई बीमारी फैलने के कारण, जैसे कोरोना में क्या हुआ था, इकोनॉमी स्लो हो गई थी, बीमारी फैलने के कारण भी स्लो डाउन हो जाता है। और सरकार की नीतियां भी कभी कभी निगेटिव आती है तो वो भी स्लो डाउन कर देती है इकोनॉमी को। फिर बाद में सरकार को समझ में आता है कि नहीं, इसको रिवाइव करना है। तो ये यहाँ पर पहुंच चुका है। कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी स्थिति स्लो हो गई है। बीमार होने से क्या हो गया, कोई व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति था, काम कर रहा था, लेकिन बीमार हो गया। बीमार होने से क्या हो गया, स्थिति उसकी स्लो हो गई, ठीक है, तो स्लो डाउन हो गया। अब देखते हैं कि उसी व्यक्ति की स्थिति और खराब होती चली गई। वो क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा खांसी सर्दी होने लगा,
उसे बेड पे ला दिया गया। तो यानी कि क्या हो गया, अर्थव्यवस्था, इसको अर्थव्यवस्था से तुलना करके देखेंगे तो अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने लगी, जो सुस्त थी और डाउन होते चली गई। तो यहाँ पर हम समझते हैं दूसरा टर्म कौन सा है, मंदी या प्रतिसार। एक शब्द होता है प्रसार, प्रसार का मतलब होता है फैलना। अब प्रतिसार का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि अर्थव्यवस्था का सिकुड़न होने लगा। मान के चलते कि माना कि हमारी अर्थव्यवस्था एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है, एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है और 3 माह में प्रदर्शन जारी किया जाता है कि इतना वृद्धि दर हुआ है। तो यानी कि क्या हो गया कि यानी 4 बार एक वर्ष में दिखाया जाता है कि इतना वृद्धि दर हुआ है या इतना कम हुआ है। तो लगातार 2 तिमाही तक हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही तक यदि किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ निगेटिव हो रही है तो इसे मंदी मान लिया जाता है। मान के चलते हैं कि अप्रैल महीने में फर्स्ट क्वार्टर में इसका फिर से समझते हैं। यहाँ पे एक शब्द है मंदी और प्रतिसार। आर्थिक चक्र को समझने के लिए एक शब्द को समझते हैं, मंदी और प्रतिसार को। तो मंदी और प्रतिसार जिसे इंग्लिश में रिसेशन कहते हैं। एक शब्द होता है प्रसार जिसका अर्थ होता है फैलना। मंदी और प्रतिसार जिसे इंग्लिश में रिसेशन कहते हैं। एक शब्द होता है प्रसार जिसका अर्थ होता है फैलना, और प्रतिसार का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। तो मान के चलते कि हमारी अर्थव्यवस्था एक वर्ष में एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। तो हर 3 महीने पे वो अपना प्रदर्शन भी जारी करती है कि मैं ग्रोथ कर रहा हूँ या डाउन होते जा रहा हूँ। तो यानी कि 4 बार एक वर्ष में वो दिखाता है कि मैं ग्रोथ कर रहा हूँ या डाउन होते जा रहा हूँ। तो मंदी को समझने के लिए लगातार 2 तिमाही तक यदि किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ निगेटिव हो रही है तो इसे मंदी मान लिया जाता है। इफ जीडीपी ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी इज निगेटिव फॉर 2 consecutive क्वार्टर्स देन इट इज ए कंसिडर्ड एज रिसेशन। इसमें जो जीडीपी होता है सामान्यतः रियल जीडीपी को लिया जाता है। मान के चलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ 7% है और पहले तिमाही अप्रैल मई जून में 1% का कमी आया और दूसरे क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर में 2% का कमी आया, यानी कि ये 6% हो गया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5% हो गया। इस स्थिति को हम लोग मंदी या प्रतिसार या रिसेशन कहते हैं। यानी कि ये जो लगातार 2 तिमाही तक यदि किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ निगेटिव हो रही है तो इसे मंदी मान लिया जाता है। ये मंदी को परिभाषित किया गया। और रिसेशन जो आया था, आप लोग ध्यान रखेंगे, रिसेशन जो आया था 2008 में, याद कर लीजिए, अमेरिका में आया था, ठीक है। रिसेशन अमेरिका में 2008 में आया था। उस चीज़ को आप पीछे से जाकर देख सकते हैं। तो अगर इस रिसेशन को अगर ध्यान नहीं दिया गया, इस रिसेशन को अगर ध्यान नहीं दिया तो यही रिसेशन आगे चलकर क्या हो जाता है, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। रिसेशन को अगर आगे ध्यान नहीं दिया गया, जो रिसेशन 2008 में यूएसए में आई थी, ठीक है, और डिप्रेशन 1929 और 30 में अमेरिका में फिर आई थी, ठीक है। तो हम लोग पीछे जाके थोड़ा सा इतिहास में देखते हैं कि डिप्रेशन जो था 1929 और 30 में यूएसए में आया था, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया था, और रिसेशन 2008 में यूएसए में फिर आया था। तो अगर रिसेशन को अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर डिप्रेशन में बदल जाता है। तो इसको रिसेशन को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाता है, तो वस्तुओं को कीमतें सरकार घटा देती है, जिससे क्या होगा कि लोग खरीदेंगे और मांग जनरेट होगा और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इकोनॉमी चल पड़ेगी। उसके अलावा आरबीआई क्या करती है कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा देती है, यानी कि लोगों को क्रय शक्ति प्रदान करती है। तो रिसेशन दूर करने के लिए क्या करती है सरकार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो भी होता है उसको कम कर देती है। इससे क्या होता है कि वस्तु की जो कीमत होती है वो डाउन हो जाती है। इससे क्या होता है कि मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है, और डिमांड क्रिएट होगा तो प्रोडक्शन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और फिर उसको उन लोगों को आय होगी, ठीक है, फिर डिमांड क्रिएट होगा और इकोनॉमी चल पड़ेगी। तो ये सरकार करती है। फिर उसके बाद लोगों को मजदूरी वेतन देकर क्रय शक्ति बढ़ा दी जाती है। उसके बाद ब्याज की दरों में कमी लाई जाती है, और ब्याज की दरों में कमी लाएंगे तो लोग क्या करेंगे, कर्ज लेंगे तो क्या करेंगे, उद्योग लगाएंगे तो क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे तो लोग क्या करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे तो फिर क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा, क्योंकि आय इनके पास हो रही है, फिर इस तरह इकोनॉमी चल पड़ेगी। तो रिसेशन दूर ऐसे किया जाता है। एक रिसेशन जो मैंने बताया 2008 की मंदी में यूएसए में आई थी, उसका प्रभाव भारत पर क्यों नहीं पड़ा, और शास्त्री कह रहे थे कि भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भारत का अपना विशाल घरेलू बाजार है, ये इस कारण से भारत पर प्रभाव नहीं पड़ा। 2008 की मंदी जो यूएसए में 2008 की मंदी आई थी, भारत पर इसका कोई नहीं प्रभाव पड़ा, ठीक है ना।
यूएसए में 2008 में जो मंदी आई थी, भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा और शास्त्री कह रहे थे कि इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा, लेकिन भारत का अपना विशाल घरेलू बाजार इस मंदी को सोख लिया, भारत इस पर सर्वाइव कर गया। उसके अलावा क्या हुआ कि मनरेगा के माध्यम से गांव में पैसा भेजा जाने लगा, जिससे मांग बना रहा, डिमांड क्रिएट होते रहा। और उसके अलावा हम लोग मध्यम वर्गीय बचत करने के आदी होते हैं, खासकर महिलाएं होती है, और इस बचत का उपयोग हम लोग किए। इस कारण से भारत पर इस मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अमेरिका में बहुत बुरे दौर से अमेरिका इस दौर से गुजरा और ओबामा आए और नई नई नीतियां लागू करके डेवलपमेंट कार्य किए, जिससे ये मंदी से गुजरते हुए चले गए। तो ये हो रहा अपना रिसेशन। अब अगला टर्म होता है डिप्रेशन। अब हम लोगों ने क्या देखा था, एक व्यक्ति है, काम कर रहा है, काम करता हुआ बीमार पड़ता है तो सुस्ती आ गया, ठीक है, तो यानी कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ गई थी। फिर व्यक्ति और ज़्यादा बीमार पड़ गया तो मंदी आ गई थी, यानी कि अर्थव्यवस्था मंद पड़ गई थी, ठीक है। और ये मंदी और स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि व्यक्ति कोमा में चला गया, यानी कि अर्थव्यवस्था कोमा में चली गई, डिप्रेशन की अवस्था में चली गई। तो इस स्थिति को समझते हैं क्या स्थिति है। तो डिप्रेशन क्या होता है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। डिप्रेशन को मंदी भी कहा जा रहा है, इसके लिए हिंदी में कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं है, रिसेशन जैसा ही है। तो रिसेशन जिसे हम लोग प्रतिसार कर रहे थे, रिसेशन कुछ समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाता है, यानी कि अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो उसकी गतिविधियाँ सुस्त हो जाती है, तो उसी प्रकार अर्थव्यवस्था की भी गतिविधियाँ सुस्त हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया है कि जब मांग अपने निचले स्तर पर पहुँच जाता है तो डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मांग क्यों निचले स्तर पे पहुंच जाएगा, तो लोगों के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री होगा वो बंद हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, लोगों की आय बहुत कम हो जाएगी और मांग फिर क्रिएट नहीं होगा, डिमांड क्रिएट नहीं होगा। तो अर्थव्यवस्था पर कोई नियंत्रण धीरे धीरे नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये दौर लंबा चले तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे कि द ग्रेट डिप्रेशन 1929 यूएसए में जो आया था, ठीक है। तो जब किसी भी देश की जीडीपी में 10% की गिरावट आ जाए तो यह मंदी की स्थिति होती है, डिप्रेशन की स्थिति होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कदम उठाया जाए, तो उसी प्रकार लोगों को धन हाथ में पहुंचाया जाए, लोगों के हाथ में धन पहुंचाया जाए और ब्याज की दरों में कटौती की जाए ताकि लोग लोन ले और उद्योग लगाएं। उसके बाद जैसे कि यूएसए ने विकासात्मक कार्य किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क बनाने लगे, बिल्डिंग बनाने लगे, तो लोगों को रोजगार मिला, आय मिलने लगी, आय बढ़ने से डिमांड क्रिएट होगा, फिर अर्थव्यवस्था अपनी चल पड़ी थी। तो ये डिप्रेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टर्म होता है समुत्थान। तो इसको और समझते हैं कि कोई व्यक्ति था, हमने देखा था कि वो सामान्य स्थिति से स्लो डाउन में पहुंचा था, उसके बाद कहाँ पहुंच गया था, उसके बाद रिसेशन में पहुंच गया था, उसके बाद डिप्रेशन में पहुंच के कोमा में चला गया था। लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि धीरे धीरे उसके हाथ पाँव हिल रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स हाथ पाँव हिल रहा है, यानी कि इकोनॉमी जो अपनी है अपना कुछ ना कुछ असर दिखाना शुरू करने लगी है, यानी कि हिलडुल करने लगी है। तो इकोनॉमी में रिकवरी होने लगा है, इसको हम लोग समझते हैं। यानी कि पेशेंट जो था कोमा में चला गया था, धीरे धीरे हाथ पांव हिलाने लगा, यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा रिकवरी होने लगा। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स में भी डिप्रेशन के बाद रिकवरी होने लगा है। तो रिकवरी क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं और इसी के आधार पर सरकार जो होती है अपनी राजकोषीय और मौद्रिक उपाय करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जान आने की शुरुआत हो जाती है रिकवरी के दौरान। इसमें क्या होता है कि कम मांग के दौर से निकलकर, जो मांग खत्म सी हो गई थी, अब कम मांग के दौर से निकल गए, अधिक मांग की ओर हम लोग कदम बढ़ा लेते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं समुत्थान के, रिकवरी के, तो क्या होता है कि डिमांड जो होता है बढ़ने लगता है। डिमांड अगर बढ़ेगा उसके अनुरूप उत्पादन भी होने लगेगा। अगर उत्पादन होने लगेगा तो वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि होने लगेगी, यानी कि महंगाई बढ़ने लगेगी। पहले जो कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि खरीदता नहीं था कि स्थितियाँ खराब थी तो मूल्य भी कम थे, लेकिन अब जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा, डिमांड बढ़ने लगा, तो वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि होने लगा। निवेशक निवेश करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, ये रिकवरी की स्थिति होगी। सरकार क्या करेगी, कुछ समय के लिए सरकार क्या करेगी, इंटरेस्ट की रेट, ब्याज की दर घटा देगी, टैक्स में छूट देगी कुछ समय के लिए, ताकि लोग नए नए उद्योग लगाए। और इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को वेतन और मजदूरी मिलेगा, तो फिर से डिमांड क्रिएट होगा, फिर प्रोडक्शन में और बढ़ेगा और
इकोनॉमी चल पड़ेगी। तो ये रिकवरी की स्थिति होती है, ठीक है, रिकवरी की स्थिति होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेशेंट रिकवरी कर लिया है, एक तरह से मान के चलते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था रिकवरी कर ली है। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे वो रिकवरी कर लेता है, देखते हैं स्वस्थ होता है और फिर उछलने लगता है, तो अर्थव्यवस्था में फिर उछाल आएगा, बूम आएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में उछाल, बूम, अप टर्न, ग्रोथ पीरियड या अपस्विंग क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होती है कि लगातार वृद्धि करती चली जाती है, लगातार अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने लगता है और अपने मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। उछाल की स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, डिमांड में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके अनुरूप तुरंत सप्लाई नहीं हो पाता है, पूर्ति नहीं हो पाती है, तो महंगाई के दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगेगी। आर्थिक गतिविधियां खूब तेजी से बढ़ेगी, नए नए उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे और निवेशक आएंगे। ये बूम की स्थिति होती है, उछाल की स्थिति होती है। तो रिकवरी के बाद, समुत्थान के बाद, रिकवरी के बाद, जो पीछे हम लोग पढ़े थे, रिकवरी के बाद बूम की स्थिति आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार नीतियां लाती है रिकवरी के दौरान जो बूम अर्थव्यवस्था में ला देती है। और जो बूम होता है अर्थव्यवस्था में 3 साल या 3.25 साल का समय होता है, फिर उसके बाद मंदी आने लगती है। यानी कि क्या हो गया कि जैसे कि एक आर्थिक चक्र है, तो पहले क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया, ठीक है, स्लो डाउन के बाद रिसेशन आया, फिर इकोनॉमी में डिप्रेशन आया, फिर उसके बाद इकोनॉमी क्या की, रिकवरी की, और रिकवरी करने के बाद जो इकोनॉमिक्स है वो बूम की स्थिति में आ गई। तो ये 3 और 3.25 साल का ये समय रहता है। और इस चीज़ को समझने के लिए, बूम की स्थिति को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1920 और 1929 के दौरान यूएसए की इकोनॉमिक्स को। उछाल को समझने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, यूएसए की इकोनॉमिक्स को, जो 1920 से 1930 के दौरान, यानी कि यूएसए की इकोनॉमी उछाल का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जो 1920 से 1929 के दौरान थी। वो ये जो 9 वर्ष का जो समय रहा, इसमें 3 बार उछाल आया था यूएसए के इकोनॉमिक्स में, ठीक है, 1929 और 30 में। उसके बाद क्या आ गया था, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। इससे उछाल के बाद क्या आ गया था, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। इस 9 वर्षों में जो यूएसए था, उसकी अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी ग्रोथ उसका 42% की रफ्तार से बढ़ रही थी, और जिसे हम लोग उस दौरान रोअरिंग 20s कहते हैं, यानी कि 20s का दौर था। इस देख लीजिए अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रहा था। यहीं से यूएसए वैश्विक शक्ति बनने की शुरुआत कर दी थी। तो 42% की दर से कोई सी की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने विश्व इतिहास में इसको अच्छे से पढ़ा है, आप लोग जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये आर्थिक चक्र की स्थिति हुई कि पहले क्या होता था कि पहले स्लो डाउन हुआ इकोनॉमिक्स में, फिर स्लो डाउन के बाद रिसेशन आया, रिसेशन के बाद इकोनॉमिक्स और डाउन हुई तो डिप्रेशन आया, डिप्रेशन के बाद रिकवरी हुई, रिकवरी के बाद बूम की स्थिति आई, ठीक है। तो ये चक्र के रूप में चलते रहता है, इकोनॉमिक्स जो है चक्र के रूप में चलते रहता है। तो ये आर्थिक चक्र हुआ, ठीक है। तो हम लोग आर्थिक चक्र को सबसे पहले समझे थे कि आर्थिक चक्र होता क्या है। उसके बाद हम लोग अच्छे और बुरे दौर को समझे थे। आर्थिक चक्र में सबसे पहला अपना था सुस्ती या धीमा क्या होता है, उसके बाद रिसेशन को समझे थे, उसके बाद डिप्रेशन को समझे थे, उसके बाद रिकवरी को समझे थे, उसके बाद उछाल को समझे थे। तो ये आर्थिक चक्र हो गया, इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। फिर आगे अगले बार हम लोग धन का परिचय लेंगे अगले लेक्चर में। तो आज भर इतना ही, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।